ठीक है। तो वर्टेक्स पे होता है यार bh3/4 और सेंटर पे होता है bh3/36, तो 9:10 का रेशियो आ रहा था, ठीक है। वो एक बार ठीक कर लेना। और एक क्वेश्चन और है यार, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। उसमें ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 2 मार्क करवा रखा है, तो वो भी एक बार ठीक करना, ठीक है। चलो भाई एक बार यार फटाफट देखते हैं सारे के सारे। चलो भाई ये लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास है, ये लास्ट क्लास है भाई, ये मेरी, अच्छे से पढ़ना, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। चलो भाई ठीक है भाई, ठीक है जी, सारे के सारे कैसे हैं आप सभी लोग यार, एक बार चेक करते हैं यार, पेपर डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है, सारे के सारे, ठीक है। हेलो एवरीवन, आज की सारी जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं यार, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। तो मैं कराया था यार एक बार थोड़ा थोड़ा, वरना यार बच्चे यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में कहते हैं खाली क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो एक बार मैं कर देता हूँ यार, ठीक है। यार ये मेरे पास इक्वेशन है, s में 3t, ठीक है। पूछ रहा है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, है ना। वेलोसिटी का मतलब क्या मेरे पास, ds/dt, ठीक है। तो ds/dt का मतलब क्या किया मैंने, अगर इसको डेरिवेट कर दिया, ठीक है, इसको डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा 9t², ठीक है। पूछ रहा है कि बताओ वेलोसिटी क्या 1 सेकंड पे, तो वेलोसिटी एट 1 सेकंड, इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जो भी वेलोसिटी पर्टिकुलर सेकंड पे उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो 9 इंटू में 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या गई दोस्तों, 9 टाइम्स ऑफ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यार बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ठीक है यार, द फोर्सेस which do not meet the point and their line of action do not appear, ठीक है। तो अभी तुम दिखा हुआ है यार, ऑप्शन भी लिखा हुआ है, तो ऐसे मतलब छुपा लूं फटाफट, छुपा लेता हूं यार फटाफट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो यार मेरे पास प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी है एक बार, ठीक है, वो एक बार हमने वहां भी डिस्कस किया था यार। ये मेरे पास लाइन ऑफ एक्शन है, ये मेरे पास क्या है, वो बॉडी है, ठीक है। तो आप इस फोर्स को या तो यहां लगाओ या तो यहां लगाओ, जो इसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, सेम। तो कंप्लीट लाइन ऑफ एक्शन पे, ठीक है। तो यार ये मेरे पास लाइन ऑफ एक्शन है, इस कंप्लीट लाइन ऑफ एक्शन पे जो इस फोर्स का इफेक्ट होगा F यहां और इस यहां, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। ठीक है जल्दी, ठीक है। मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया kg मीटर स्क्वायर, ठीक है, kg मीटर पर सेकंड है, अगर एरिया पूछे तो बढ़िया, ठीक है। यार ये क्वेश्चन देख लेते हैं, द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट व्हिच बॉडी बिगिंस टू मूव, ठीक है। तो मेरे पास एक कंसेप्ट होता है जिसे कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज मेरे पास टॉपिक है फ्रिक्शन का, ठीक है। यार ये मेरे पास प्लेन है और ये मेरे पास वो एंगल है, ये एंगल है अल्फा, ठीक है। तो वो मिनिमम एंगल से मेरी जो बॉडी है वो क्या करना, मूव करना शुरू कर दे, दैट एंगल इज डिफाइंड एज एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यार एंगल ऑफ रिपोज, बढ़िया, शाबाश। एंगल ऑफ रिपोज इज द मैक्सिमम एंगल रहा आपका जिसमें मेरी जो बॉडी है वो किस पे रहेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन पे रहेगी, ठीक है। द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट व्हिच बॉडी बिगिंस टू मूव डाउन द प्लेन, ठीक है। तो मतलब ऐसा कौन सा, देखो यार दो तरीके की बातें होती है, ठीक है। या तो आप बोलते हो मैक्सिमम एंगल ऑफ रिपोज जब मेरी बॉडी शुरू होने वाली है, ठीक है, या फिर मेरी मैक्सिमम एंगल जब मेरी बॉडी, मैक्सिमम एंगल क्या रहा होगा जब मेरी बॉडी रेस्ट पे रहेगी। तो दो तरीके से बोल सकते हो, मोशन के शुरू होने से पहले मैक्सिमम एंगल क्या रहा होगा और मैक्सिमम एंगल क्या रहा होगा जब मेरी बॉडी रेस्ट पे रहेगी, ठीक है। तो दोनों तरफ से यार इसका मतलब एंगल ऑफ रिपोज से निकलता है, ठीक है। The maximum angle of inclination of the plane at which body begins to move down the plane is known as angle of repose, ठीक है। इसमें यार एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपको पता ही है, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखने को मिलता है जब मेरा बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होता है, ठीक है। ये भी एक वही वाला एंगल होता है, बट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द, ठीक है जी, ठीक है यार। यहाँ पे मेरे पास दो एंगल है, एक है मेरे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है, रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल होता है, ठीक है। जो रिजल्टेंट और जो मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल होता है वो में होता है मेरे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको पता है यार, जिस एंगल पे मैंने इसको प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, वो थीटा होगा, कुछ भी होगा, जो भी आप डिफाइन कर लो, नन ऑफ दिस का ऑप्शन है, वो आपको पता ही है, ठीक है जी, बढ़िया। द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल इज द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस, तो बेस से यार मेरे पास कितना होता है, हाइट, ठीक है, कितना होता है, h/3, बढ़िया, ठीक है, 4h/3, बढ़िया यार, ठीक है। आपको पता है द रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू काइनेटिक फ्रिक्शन, तो जो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का रेशियो होगा वो क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। एक बार यार इस पे थोड़ा और एम्फसाइज करते हैं। मुझे पता है यार कि जब मैंने बात करी थी म्यू इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ठीक है, मेरे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है और मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, ये होता है मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये डिपेंड करता है यार कि मेरे जो बॉडी है उस बॉडी का सरफेस कैसा है, मतलब उस बॉडी के बीच की रफनेस कितनी है, ठीक है। जैसे यार मैं कहूँ कि यार मेरा एक सरफेस है वुड का, एक सरफेस है ग्लास का, ठीक है, तो आप कहोगे सर मेरा जो ग्लास का सरफेस है उसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब इसकी वैल्यू और कम होगी, तो डिपेंड करता है आपका सरफेस कैसा है, ठीक है। यहाँ पे देखा था इसकी मेरे पास दो वैल्यू होती है, एक होती है यार म्यू ऑफ एस और एक होती है म्यू ऑफ के, ठीक है। आपके पेपर में दोनों की वैल्यू बराबर होगी, लेकिन म्यू ऑफ एस हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है म्यू ऑफ के से, तो मेरे पास म्यू ऑफ माई म्यू के का रेशियो क्या आ गया, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इट इज कंक्लूडेड दैट, ठीक है, तो अगर मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है, नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, रिजल्टेंट इज 0, मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज 0, बोथ बी एंड सी, ठीक है, बोथ बी एंड सी है, वाह भाई वाह, ठीक है, बोथ बी एंड सी इसका आंसर आ रहा है, मतलब बॉडी पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 है और उस बॉडी का मूवमेंट क्या होगा, वो 0 होगा। इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। तो यार कोई बच्चा सोचता है यार कि मेरी बॉडी रिजल्टेंट है, इसका मतलब बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, किसी विद्यार्थी को भी लगता है कि यार अगर रिजल्टेंट है तो फिर कोई फोर्स नहीं लग रहा, नहीं। देखो यार मेरे पास क्या होता है ना, जब हमारे पास कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो इस बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्स तो लगती है, 1 2 3 4, लेकिन सभी फोर्स की जो कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेज है दैट इज समेशन ऑफ fx और समेशन ऑफ fy, अगर ये दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तब हम कहते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो बॉडी पे फोर्स तो लग रही है, लेकिन इस तरह से लग रही है कि उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है, 0 है, ठीक है, बढ़िया जी, ठीक है। यार ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला रेक्टेंगुलर सेक्शन का 12x3, ठीक है, तो मेरे पास यार ये मेरे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, ये मेरे पास 12 है और ये मेरे पास 3 है, तो क्या होगा यार 6 कॉमा में 1.5, ठीक है जी, बढ़िया। अब पूछा है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कल अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल पे क्या होता है, पाई बाय, ठीक है, पाई बाय 64 डी की पावर 4, ठीक है। इस पे यार एक क्वेश्चन और पूछा था यार, ठीक है, यार ये मेरे पास है सर्कल, ठीक है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है एक्स पे, तो यार आई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 64 डी की पावर में 4, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर सेम इस पे आई ऑफ वाई की वैल्यू पूछ रहे तो क्या होगा, पाई बाय 64 डी की पावर में 4। इस पे अगर कोई पूछे आई ऑफ जेड की वैल्यू क्या होगी, तो होगी पाई बाय 32 डी की पावर में 4, ठीक है जी। क्वेश्चन दिख रहा है भाई, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कल अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस, तो सेंटर पे क्या होता है यार, सेंटर पे होता है पाई बाय 64 डी की पावर 4, ठीक है। लेकिन अगर वो पूछ ले पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सर्कुलर, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो ये मेरे पास आई जेड आ जाएगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं यार पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बढ़िया यार, हाँ ये उसी से आता है, ठीक है, 32। अब पूछा यार द टर्म सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप्लाइज टू बॉडी, ठीक है। तो यार देखो जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ते हैं ना, तो उसमें 3 चीजें होती है यार, ठीक है। जब पढ़ते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो किसकी बात करता है, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी बॉडी जिसके पास ग्रेविटी है, मतलब क्या, एक ऐसी बॉडी जिसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ वेट, ठीक है। अगर वो बात करें किसकी, सेंटर ऑफ मास की, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, मास, मतलब अभी हमने क्या कर रखा है, अब यार 3 डायमेंशन की बॉडी तो उसमें मास तो हो गई, लेकिन क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ भी मास कंसीडर कर रहे हैं, उस बॉडी पे लगने वाले जो जी है, मतलब बॉडी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, वो कंसीडर नहीं कर रहे। अ बॉडी हैविंग पर्टिकुलर मास इज कंसीडर्ड विद सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और मेरे पास अगर सेंट्रोइड आता है, ठीक है, तो सेंट्रोइड का मतलब क्या है, एक ऐसी बॉडी जिसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ, बढ़िया जी, ठीक है। मेरे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, आ गया, एनर्जी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ मूवमेंट, ठीक है, बढ़िया, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ए आंसर होगा ए, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। आपको बताना है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा यार, तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई ऑफ जेड इज इक्वल टू में आई ऑफ एक्स प्लस में
आई वाई। इसको निकालते कैसे यार, इसको निकालते हैं यार परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, ठीक है। तो मेरे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है जो कहती है यार, ठीक है, कि मेरे पास एक प्लेन रखा हुआ है, ठीक है, जो आपस में क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक मेरे पास ये बॉडी है, ये मेरे पास एक्स, ये मेरे पास वाई और ये मेरे पास जेड, ठीक है। तो किसी भी अननोन एक्सिस का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होगा, नॉन एक्सिस के सम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। कंडीशन पता होनी चाहिए, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बॉडी किसी प्लेन पे होनी चाहिए और बॉडी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए आपका नॉन एक्सिस, ठीक है भाई। तुम्हें अलग बिठाना पड़ेगा अभी, है। हाँ जी, और किसका होगा भाई, परपेंडिकुलर यार, ऐसे मत करो यार। देखो भाई, मैं इससे ही निकलता है, ये इसे ही कहते हैं पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भाई। भाई मान जाया करो यार, ऐसे मत करो, ठीक है। मस्त पिक्चर चल रही है, देखो आराम से, ठीक है। मेरे पास दो फोर्सेस है पी एंड क्यू, एक स्ट्रेट एंगल पे लग रहे हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो मेरे पास रिजल्ट क्या होगा, पी माइनस में क्यू। ये हाँ मेरे पास रिजल्टेंट का केस नंबर कौन सा है, थर्ड है। व्हेन द एंगल इज 180 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या होता है, f1 माइनस में f2, ठीक है जी, बढ़िया। मेरे पास डिफाइंड हो गया, इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी इज नेग्लिजिबल, मतलब रिलेटिव मोशन का है। अब देखो यार, ये क्वेश्चन मैंने जब आपको एक रिजिड बॉडी समझाई थी ना, तो पता है क्वेश्चन क्या कह रहा है यार। मान लो मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, कह रहा है द रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या, बिटवीन द वेरियस पॉइंट्स। अब ये मान लो मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी में क्या होंगे, वेरियस पॉइंट्स होंगे। ये होगा मेरे पास W1, ये होगा मेरे पास W2, ये होगा मेरे पास W3, ठीक है। अब मान लो यार पूरी बॉडी मोशन में है, किसमें दोस्तों, पूरी की पूरी बॉडी किसमें है, मोशन में है। तो अगर कंप्लीट बॉडी मोशन में है तो इसके तो वेरियस पॉइंट का रिलेटिव मोशन क्या होगा, रिलेटिव मोशन का मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका मोशन, इसके रिस्पेक्ट में इसका मोशन, इसके रिस्पेक्ट में इसका मोशन। अगर पूरी बॉडी मोशन में है तो सारे के सारे पार्टिकल्स एक ही स्पीड पर ट्रैवल करेंगे। अगर पूरी बॉडी 50 मीटर पर सेकंड पे है, ये 50 पे, ये 50 पे, ये 50 पे। ये कैसे करते हैं यार, देखो जैसे मान लो ये बस है, ठीक है, बस पे 3 लोग बैठे हैं, 1 2 और 3, ठीक है। अगर ये बस चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो तीनों बंदों की स्पीड क्या होगी, 50 किलोमीटर पर आवर। तो अगर कोई पूछे कि उसके रिलेट में क्या स्पीड है, तो उसके रिलेट में जो स्पीड है वो क्या होगी, नेगेटिव 0 होगी। लेकिन कोई पूछे ये मोशन, ये बॉडी मोशन में है 50 किलोमीटर पर आवर, कोई बंदा बाहर खड़ा हुआ है, वैसे देख रहा है कि 3 लोग बस में जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा एक दिन, ठीक है, तब उसके रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड क्या होगी, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर कोई बंदा ऐसे खड़ा होगा, ठीक है, वो देखेगा यार बंदा तो खड़ा हुआ है, उसकी स्पीड कितनी होगी, 0, ठीक है जी। तो रिलेटिव मोशन बहुत जरूरी है यार, ठीक है, बढ़िया। एक क्वेश्चन पूछा गया, एक बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, ठीक है। कह रहे कि मेरे पास बॉडी है, ठीक है, जो मूव कर रही है फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से ट्रैवल करी तो यू की वैल्यू क्या होगी यार, 0। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, बहुत बढ़िया। क्या है, ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बहुत जी बढ़िया, ठीक है। पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रैवल, तो आपको पता है यार एस की वैल्यू क्या होती है, एस की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे, एक तो पहले निकालेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलो इसमें सब दिया हुआ है यार, ठीक है, दिया हुआ है यार, u ऑफ t प्लस में हाफ टाइम्स ऑफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन है मेरे पास, u की वैल्यू क्या है, फ्रॉम रेस्ट है तो u की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस में हाफ टाइम्स ऑफ a की वैल्यू क्या है यार, 5, ठीक है। और टाइम कितना दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 25 25 75, 73 को 2 से भाग कर दिया तो कितना आ गया, 62.5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एक बार ऑनलाइन के विद्यार्थी यार कुछ भी दिक्कत हो तो पूछो यार, ठीक है। विदुषी जी ने आंसर दे भी दिया 62.5, बहुत बढ़िया, शाबाश यार, ठीक है। ये सेम, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड दिया था। हाँ जी, तो 5 ही तो लिया, पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन। हाँ तो पर सेकंड स्क्वायर ही तो लिया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये तो एक्सेलरेशन जो फॉर्मूले में वही लिया मैंने, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहाँ मीटर ही बच गया, ठीक है। मीटर प्लस में मीटर, आंसर देखो मीटर में आएगा। डिस्प्लेसमेंट यूनिट किसमें होती है, मीटर में होती है, ठीक है। तो सब कुछ कैंसिल हो रहा है यार। ये मेरे पास डिफाइंड हुआ पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, ठीक है। मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, जो सेंटर से पास हो रही है, इसकी वैल्यू क्या है, आई सी। इसकी मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आई की। अगर आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी आई सी प्लस में
बॉडी का जो मास है इनटू में इस दूरी के स्क्वायर के। तो अगर ये दूरी a है तो इसकी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो सेम क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है। द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब क्या आएगा, यहाँ मास आएगा, एरिया नहीं आएगा, ठीक है। अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस इट्स IG अबाउट एनी पैरेलल एक्सिस। तो बिल्कुल इसके पैरेलल एक्सिस का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा मेरे पास, ठीक है। तो पूछा इसने तो बताना यार, ठीक है। IG प्लस में W स्क्वायर, क्या हाँ, G इज द ज्योमेट्रिक सेंटर, ठीक है। तो IG की वैल्यू क्या हुई, ये हुई, ठीक है। बढ़िया यार। अब यार ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अगर आप पेपर देखोगे ना 21 का 22 का, उसमें भी है विच ऑफ द फॉलोइंग लेमना डोंट हैव सेंटर एट ज्योमेट्रिकल सेंटर, ठीक है। तो सर्कल का मेरे पास जो सेंटर होता है वो क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास फुल ट्रायंगल होता है, इसके पास भी क्या होता है, जहां पे इसके सारे मीडियम से इंटरसेक्ट करते हैं, ये वाला। मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसका जो मूवमेंट ऑफ मोशन ये क्या होता है, 90 डिग्री के पास, ठीक है। यार ये मेरे पास जो होता है ये क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर अप्लाई नहीं करता, ठीक है जी। डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल आपको पता ही है, एक बार डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल को बता देता हूं। डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल इज यूज्ड, क्यों यूज करते हैं, ताकि मेरी कोई बॉडी अगर मोशन में है उसको मैं एज अ इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाना चाहूँ, उसके लिए यूज करते हैं डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल। जैसे मान लो मेरे पास कोई बॉडी रेस्ट पे है तो मैं एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम अचीव करता हूँ, वैसे अगर मेरे पास कोई बॉडी मोशन में हो उसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए मैं यूज करता हूँ डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल का, ठीक है। वो कहता है यार कि मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्स लग रही है 1 2 3, इसके वजह से बॉडी एक्सेलरेट कर रही है इस डायरेक्शन में, दैट इज ए, ठीक है। तो मेरे पास F की वैल्यू क्या हुई, F इज इक्वल टू में m में। अगर मुझे इसको रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी 0। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे सिस्टम में एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाऊंगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ma इन द नेगेटिव डायरेक्शन। ये क्या हो जाएगा, F प्लस में माइनस टाइम्स ऑफ ma एंड दैट इज इक्वल टू में 0, ठीक है। ये मेरा कहता है इक्वेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड दैट इज अचीव्ड बाय डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो जितनी भी प्रॉब्लम जो मोशन में है, डायनामिक प्रॉब्लम्स को स्टैटिक में कन्वर्ट करने के लिए मैं यूज करता हूं डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल का। इसलिए यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ काइनेटिक इनटू इक्विवेलेंट स्टैटिक प्रॉब्लम। ये कैसे होगा, बाय कंपेयरिंग द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, ठीक है। द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू फोर्स इज द एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, दो फोर्सेस हैं, उसकी वैल्यू भी रिजल्टेंट के बराबर है, तो बताओ क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हमने बहुत बार कर ही रखा है। ये मेरे पास रिजल्टेंट है, ये किसके बराबर है, F1 और F2 के बराबर है, ठीक है। तो मेरे पास फॉर्मूला है R स्क्वायर इज इक्वल टू में F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 cos थीटा, ठीक है। यहां से निकालोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 डिग्री। आर भी एफ के बराबर है, तीनों फोर्स, एक जो रिजल्टेंट है वो एफ के बराबर है, ठीक है। वॉल्यूम इज डिफाइंड एज, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है यार, मेरे पास रेशियो ऑफ मास बाय डेंसिटी, ठीक है, मतलब कितना मास और कितनी उसकी डेंसिटी है, ठीक है। तो मेरे पास वॉल्यूम क्या डिफाइंड होता है, वॉल्यूम इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ किस बॉडी का, छुट्टी कर दें फिर, ठीक है। अच्छा ऐसा होता है यार, ये हो गया मेरे पास मास अपॉन में, ठीक है, डेंसिटी। मास होता है यार मेरे पास, ठीक है, बढ़िया यार, शाबाश। हो गया, ठीक है। द लॉ ऑफ मोशन इन्वॉल्व इन द रिकॉइल ऑफ द गन। अब देखो इसमें ये बहुत सारा, इसमें दो तरह के क्वेश्चन फ्रेम हुए, ठीक है। एक बार इसने पूछा कि रिकॉइल ऑफ द गन किस प्रिंसिपल बेस्ड है, तो आप बोलोगे रिकॉइल ऑफ द गन बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा गया कि मेरे पास रिकॉइल ऑफ द गन जो है ये किस मोशन पे डिपेंड है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यार अगर वो बात करें मोशन की, ठीक है, तो हमने पढ़ा था यार इट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कहता है यार कि आपका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, ठीक है। अब सेम इसने क्वेश्चन हुआ 2022 में, वो आएगा अभी कि सर ये अगर किस मोशन पे डिपेंड करता है, ये कहता है कि यार जो आपकी फायरिंग इस डायरेक्शन में हो रही है तो मुझे बैकवर्ड रिएक्शन देखने को मिलता है, और जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसे हम कहते हैं रिकॉइल ऑफ द गन। तो ये मेरे पास जो बैकवर्ड रिएक्शन है इसे हम कहते हैं यार रिकॉइल ऑफ द गन। तो ये मेरे पास बैकवर्ड रिएक्शन कैसे देखने को मिला, ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो थर्ड लॉ की वजह से क्या होता है, मेरी बॉडी पे एक बैकवर्ड रिएक्शन देखने को मिलता है जिसे कहते हैं रिकॉइल ऑफ द गन, ठीक है भाई, बढ़िया। हिंज सपोर्ट, तो यार मेरे पास कुछ सपोर्ट होते हैं, ठीक है।
एक होता है मेरे पास यार रोलर सपोर्ट, ठीक है, रोलर सपोर्ट को रिप्लेस करता हूँ वर्टिकल रिएक्शन से। मेरे पास होता है हिंज सपोर्ट, उसको रिप्लेस करता हूँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन से। मेरे पास होता है फिक्स सपोर्ट, उसको रिप्लेस करता हूँ मैं हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन और मूवमेंट, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट हैं जो आपको आने चाहिए कि सपोर्ट को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ। बढ़िया यार, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ व्हीकल एट 30 मीटर पर सेकंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर, द डिस्टेंस रिक्वायर्ड, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चन हो जाएगा, कर देते हैं एक बार। इट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ व्हीकल मूविंग एट 30 मीटर पर सेकंड, मतलब आप इस बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो गई, 0 है ना, क्योंकि मेरे को उसको स्टॉप करना है। और वो मूव किसे कर रहा है, 30 मीटर पर सेकंड से, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकंड। इसने कहा कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, इसने डिस्टेंस ट्रेवल करा है 90 मीटर। आपको बताना है यार इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। उज्जवल तो बता देगा देख के ही आंसर, तो क्वेश्चन देख के बताया था वो, ठीक है। कि सर 6 सेकंड होगा, देखो इसमें मार्क कर रखा है ऑप्शन नंबर 2। सही बात है ना, तेज बच्चे यार सारे हमारे पास। कभी कभी मैं मतलब इतना हो जाता हूँ कि मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छे काम करे होंगे ना मेरे को, जो मेरे को इतने अच्छे बच्चे मिले पढ़ाने के लिए। नहीं नहीं भाई, ना 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 भाई, अब मैं अपने साथ वापस लेता हूँ भाई, मुझे कुछ ना कुछ अच्छे काम तो किए होंगे जो आप जैसे मतलब। नहीं नहीं भाई, ये सच्चाई है, ये अच्छाई हो रही है आपकी, लग रही है। अरे यार ठीक है, बढ़िया। इसमें सर डबल फॉर्मूला लगेगा सर, बढ़िया यार। पहले निकालो v इज इक्वल टू में u प्लस में 80, ठीक है। वो भी क्यों निकाल रहे हैं यार सर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू है। हाँ बस 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 समझ गया भाई, समझ गया, आ गया मेरे को। v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 टाइम्स ऑफ as, ठीक है। पहले निकाल रहे हैं यहाँ से ये निकलेगी सर, फिर उसके v बाद की वैल्यू क्या है यार 0, u की वैल्यू क्या है मेरे पास 30 का स्क्वायर, ठीक है। और मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है निकालनी है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 90 मीटर, ठीक है। तो यार मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई माइनस में 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 9 दूनी 80, ठीक है। तो यार ये आपका जो एक्सेलरेशन है नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास जो रिटार्डेशन फोर्स लग रही है, मतलब अब जो मेरी है बॉडी है वो क्या करेगी, रुकेगी, ठीक है। अब यहाँ से मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लगा दो आप, ठीक है। v इज इक्वल टू में u प्लस 80 क्यों करोगे यार, टाइम का दिया हुआ है, टाइम ही निकालना है क्या, सॉरी। v इज इक्वल टू में u प्लस में 80, v की वैल्यू क्या है यार 0, u की वैल्यू क्या है 30, इसकी वैल्यू क्या है माइनस में 30 का स्क्वायर अपॉन में 180, यहाँ से टाइम निकल जाएगा, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेकेंड, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है जी, बढ़िया। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने से बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। इंपल्स इज डिफाइंड एज, तो यार एक बार इंपल्स पे चर्चा कर लेते हैं। इंपल्स में मैंने कल भी चर्चा करी थी, ठीक है। इंपल्स इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो इंपल्स इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू में टाइम दैट प्रोड्यूसेस अ कंसीडरेबल चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, मोमेंटम में अच्छा खासा चेंज होता है, इसलिए हम कहते हैं कि इंपल्स इज आल्सो डिफाइंड एज चेंज इन मोमेंटम। आप क्या करो, इस फोर्स की वैल्यू को रख दो m इंटू में a और इक्वेट कर दो, तो आपको पता चलेगा यार इंपल्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, इंपल्स की बराबर होती है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो हमने कल बड़े सारे सवाल कर लिए थे, ये होता है मेरे पास चेंज इन मोमेंटम। ये किससे मिलता है यार, इंपल्स इज डिफाइंड एज चेंज इन मोमेंटम, और ये किससे मिलता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फोर्स टाइम ग्राफ, ठीक है। तो फोर्स टाइम ग्राफ से मुझे क्या मिलता है, इंपल्स, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो हमने जहां पे खत्म किया अगला क्वेश्चन आ गया फिर से इंपल्स से, कि इंपल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फोर्स टाइम ग्राफ, ठीक है। तो फोर्स टाइम ग्राफ से क्या मिलता है मेरे को, इंपल्स मिलता है, बढ़िया जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया, ये सेम ही क्वेश्चन है जो आप लोगों ने बहुत बार कर रखा है, ठीक है। यार ये मेरे पास क्या है, एक ऐसी चीज जी है, ये मेरे पास वेट है, ठीक है। इसमें आपको बस चेक करना है कि आपका थीटा कहाँ बन रहा है, ठीक है। थीटा अगर आपका कहीं और बन रहा है तो आपका आंसर जो होगा उसमें चेंज आएगा। अब उसने कहा है कि जो थीटा बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, अपर एंगल बन रहा है, फिर ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो मुझे बताओ कि ये थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। ये अगर मान लो फोर्स है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा f टाइम्स ऑफ cos थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों f टाइम्स ऑफ sin टाइम्स ऑफ थीटा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया
एफ कॉस थीटा को मैंने इक्वेट कर दिया डब्ल्यू से, तो मेरे पास एफ की वैल्यू आ गई डब्ल्यू अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, डब्ल्यू सेक थीटा वुड बी द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं यार एक बार। ठीक है, देखो द पूछा गया द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ होमोजेनियस बॉडी। यार मेरे पास एक बॉडी, अब देखो यार, अगर मेरे को ये पता ना चला ना होमोजेनियस बॉडी का मतलब क्या होता है। ठीक है, होमोजेनियस बॉडी, हेटेरोजेनियस बॉडी, दो तरह की बॉडी होती है। होमोजेनियस बॉडी का मतलब होता है जो सारे पार्टिकल्स है वो एक ही है। ठीक है, एट अ पॉइंट एट विच होल, ठीक है, तो जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे इसका मतलब क्या, होल वेट ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो जब मैं बात करूंगा किसकी, ग्रेविटी की, तो वेट की बात करूंगा। ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे पास, एट अ गिवन इंस्टेंट अ शिप इज ट्रैवलिंग। तो एक कुछ ना कुछ ना रीजनिंग क्वेश्चन है जो मेरे को लग रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी पूछ लिया गया आप लोगों से। ठीक है, टेन तो आएगा ही, बढ़िया। ठीक है, कह रहा है कि मेरे पास एक शिप है। ठीक है, एक इंस्टेंट पे ट्रैवल कर रहा है 6 किलोमीटर पर आवर ईस्ट में। यार ये ट्रैवल कर रहा है 6 किलोमीटर पर आवर ईस्ट में। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है बी ट्रैवल कर रहा है नॉर्थ, ये मेरे पास ट्रैवल कर रहा है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको बताना है इसकी स्पीड क्या होगी, तो ये होगा इसका रिजल्टेंट। ठीक है, ये 6 ये 8 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, बढ़िया। पूछा गया टू डबल दी पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम का अगर मैं डबल करता हूं, ठीक है, टाइम पीरियड, तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो टी होता है मेरे पास, टी इज डिफाइंड एज 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट टाइम्स ऑफ एल अपॉन में जी। ठीक है, तो क्या पता चला, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टाइम्स ऑफ एल। ठीक है, एल को अगर मेरे को दुगना करना है तो टाइम पीरियड कितना करना पड़ेगा, 4 गुना। ठीक है, तो डबल द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, द लेंथ मस्ट बी क्वाड्रुपल। ठीक है जी, बढ़िया। ध्यान रखना यार, मास ऑफ द बॉब पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो मास ऑफ द बॉब वाले सारे ऑप्शन ऐसी गलत है। ठीक है, आपको क्या ठीक करना है, सिर्फ और सिर्फ सी और डी, है ना। तो मास ऑफ द बॉब, भाई फॉर्मूले में तो मास है ही नहीं, तो मास ऑफ द बॉब से कुछ रिलेशन नहीं करता आपके टाइम पीरियड में। ठीक है जी, बढ़िया। 1/2 पाई या 2 पाई, चलो देख लेना। ठीक है, जो भी होगा भाई देख लेना आराम से। ठीक है, यार ये मेरे पास है, इसका मेरे पास x बार होता है, दैट इज 3 ऑफ a अपॉन में 4। ठीक है, y बार होता है मेरे पास 3 ऑफ b अपॉन में 10, एरिया होता है मेरे पास 1 अपॉन में 3, बेस इनटू में हाइट। ठीक है, तो ये 3 चीजें याद रखना। ठीक है, ट्राई करना यार कि पैराबोला, इलिप्स, इन सब का भी आपको पता हो। ठीक है, सारी बातें आज ही कर लो आज। ठीक है, क्योंकि कल तो तुम लोग आओगे नहीं, कल तो मतलब मिलेगा नहीं मौका, है ना, अगले हफ्ते मिलेगा मौका, है ना। यार ये मेरे पास क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये मेरे पास कितना होता है r, और ये मेरे पास कितना होता है r। सेंट्रोइड पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या होती है 4r/3 पाई, इसकी वैल्यू क्या होती है 4r/3 पाई। तो कराया हुआ आपको, ये आ गया 4r/3 पाई। मुझे क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालनी है, दिस डिस्टेंस। ठीक है, इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरे पास 4r/3 पाई, ये हो गया मेरे पास 4r/3 पाई। इसकी वैल्यू क्या आएगी फिर 4r/3 पाई इंटू में √2। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका 0.6 टाइम्स ऑफ r। ठीक है जी, तो 0.6 टाइम्स ऑफ r आ गया, तो आप इसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, 4r/3 पर सर 0.41 होता। ये एक बार क्वेश्चन देखो, क्या दोबारा बोलो, दोबारा। हाँ, 4r/3 की वैल्यू 0.42r, 0.42r। ठीक है, यार ये एक बार क्वेश्चन देखो। ठीक है, वर्क डन में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में s, मतलब फोर्स और s का डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यार मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया वर्क डन। ठीक है, तो मेरे पास वर्क डन आया, तो डॉट प्रोडक्ट को मैंने रिजॉल्व किया, तो मेरे पास वर्क डन का फॉर्मूला आता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इनटू में cos थीटा। ठीक है, मतलब आपका फोर्स कैसे लग रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट कैसे लग रहा है, और उन दोनों के बीच का एंगल कैसा है, वो डिफाइन करता है आपका वर्क डन कैसा है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक केस है कि अगर मेरे पास फोर्स यहाँ पे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे लग रही है, तो बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0। 180 कैसे है भाई, cos 0 है, मतलब cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि सर आपका जो वर्क डन है वो क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, जब दोनों क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, अगर आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या है, ये आपका फोर्स है। ठीक है जी, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज s। ठीक है, यहां से पता चला यार वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो cos 180 की वैल्यू क्या होती है,
-1 होती है, ठीक है। तो इसको पुट करो तो क्या आएगी, वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। अगर आपका, ध्यान से देखना दोस्तों, अगर आपका देखो फोर्स ऐसे है, दैट इज ये मेरे पास फोर्स है और ये मेरे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, या फिर डिस्प्लेसमेंट यहाँ फोर्स यहाँ कहीं भी है, दोनों की वजह कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 0 होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, वर्क इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अब इसने कहा है कि सर देखो क्या हुआ है, मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास इमेजिनरी वर्क है, मेरे पास नेगेटिव वर्क है। नेगेटिव वर्क पता है क्या होता है, वर्चुअल वर्क होता ही नहीं कुछ, ठीक है। वर्चुअल वर्क इसका आंसर है भाई, देखो होता है इमेजिनरी वर्क कुछ नहीं होता यार, ठीक है। अब देखो क्या है ना, जब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, बहुत ही छोटा है, ठीक है, दैट इज f इनटू में डॉट s, मतलब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ये बहुत ही छोटा है, इनटू में cos थीटा, ठीक है। सो ड्यू टू स्मॉल, ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट है यही इतना छोटा है कि डायरेक्शन कैसी भी हो उसका जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, वर्चुअल वर्क, ठीक है। यार ये मेरे पास डिफाइंड हो गया वर्चुअल वर्क, ठीक है भाई। तो आपके बारे पूछ सकता है यार कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है और जीरो वर्क क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पानी भी आज ही पी लो सारा, कल तो टाइम मिलेगा नहीं, फिर तुम पेपर देने चले जाओगे तो कैसे मिलेगा टाइम, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे आज भी अगर कोई क्लासरूम में करके दिखा दे, एक दो बच्चों को छोड़, दो बच्चों को छोड़ के जिनको मैं जानता हूँ, ठीक है, चलो 3 बच्चों को छोड़ के, तो भाई मैं मान जाऊंगा कि तुमने पढ़ाई करी है। मैं कर दूं सर? नहीं, ऑनलाइन वाले तो सारे तेज है भाई, ऑनलाइन वालों की बात नहीं कर रहा मैं भाई, ऑनलाइन वाले तो सारे तेज है, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 10.2 टन, ठीक है, कराया हुआ बहुत बार, है ना। आशा करता हूँ कि आप लोग कर ही लोगे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मत करो भाई, मत करो भाई, भगवान के लिए मत करो भाई। एक रिजिड बॉडी है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है इफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो एक बॉडी अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा वो कब होगा, जब उसका सीजी पॉइंट बढ़ सकता है बट घट नहीं सकता, ठीक है। तो इसको मैंने बहुत खोजा लेकिन कुछ भी रेफरेंस नहीं मिला कि भाई ये क्वेश्चन क्या रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही पता नहीं क्या कह रहा है कि सीजी बढ़ जाए, हर बॉडी का जो सीजी होता है वो तो फिक्स होता है, अब सीजी रेज कैसे हो रहा है, ये तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट था क्वेश्चन यार। ये वाला क्वेश्चन है इफ दी लेंथ ऑफ सस्पेंशन ऑफ अ ब्रिज, ठीक है। तो मेरा क्या है, मेरे पास एक स्पैन लेंथ है L, ठीक है यार। ये मेरे पास 2 सपोर्ट होते हैं, ठीक है, ये मेरे पास क्या होती है, उसकी लेंथ होती है। तो मैंने उसको ऐसे बांध दिया, whose each cable carries a weight W, ठीक है। तो ये जो मेरे पास केबल है ना, ये मेरे पास एक वेट कैरी कर रही है जिसका नाम क्या है W, एंड द सेंट्रल डिप इज Y, और ये जो मेरे पास डिप है इसकी वैल्यू कितनी है, Y। पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल पुल एट ईच सपोर्ट, ठीक है। तो हर सपोर्ट पे, मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पुल कितना होगा और यहाँ पे कितना होगा, ठीक है। यार इसकी वैल्यू होगी 8L/WL/8Y, ठीक है। इसको यार रेफरेंस कर लो, देख लेना, याद कर लो मतलब, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है द फोर्स रिप्रेजेंटिंग पॉलीगन ऑफ अ सेट ऑफ फोर्स, ट्रायंगल, ओपन पॉलीगन, क्लोज पॉलीगन, बढ़िया। एक इसमें एक ऐसा पूछा गया था फर्निकुलर पॉलीगन, ठीक है। तो फर्निकुलर पॉलीगन भी एक ऐसा पॉलीगन ही होता है जो क्लोज स्ट्रक्चर का होता है, लेकिन उसकी जो साइड्स होती है वो क्या ज्यादा होती है, 8 या 10। एक ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। फॉर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम टू बी इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर मेरे पास क्या है, एक नॉन कॉन्करेंट सिस्टम है, ठीक है, ये पूछा गया है, ये वाला, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मेरे पास एक नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस है। नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस क्या, एक ऐसे फोर्सेस जो एक ही पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे, ठीक है। सिस्टम टू बी इक्विलिब्रियम, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा यार, ओनली द क्लोजर ऑफ फोर्स पॉलीगन इज सफिशिएंट, ओनली द क्लोजर ऑफ फ्यूनिक्युलर पॉलीगन, ठीक है। तो यार ये मेरे पास टर्म आया एक फ्यूनिक्युलर पॉलीगन, ठीक है। तो अब देखोगे इसका डायग्राम क्या होता है, एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें मल्टीपल साइड्स होती हैं, ठीक है, और इन सबका क्या होता है, क्लोजिंग साइड होता है, ठीक है, जो मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, बढ़िया तरीके से, ठीक है, फूल तरह बनाता हूँ, ठीक है। तो आपका पॉलीगन और फ्यूनिकल पॉलीगन, मतलब जितने पॉलीगन से वो क्लोज होने चाहिए, तब आपका जो कॉन्करेंट फोर्स है वो किसमें होगा, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। यार ये तो स्किप करना पड़ेगा मेरे को भी, ठीक है। द डायग्राम शोज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, लाइन ऑफ एक्शन एंड ऑल द डायग्राम्स, ठीक है। मतलब ऐसा डायग्राम जो सारे कैरेक्टरिस्टिक को दिखाए, दैट इज डायग्राम इज नोन एज अ स्पेस डायग्राम, ठीक है।
व्हाट डज द मूवमेंट ऑफ फोर्स मेजर, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या मेजर करता है, तो मूवमेंट इज बेसिकली डिफाइंड एज टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रोटेट अबाउट एनी एक्सिस, ठीक है जी, बढ़िया। द मैक्सिमम पुल इन अ केबल कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड सपोर्ट एट द टू एंड्स व्हिच आर सपोर्टेड एट स्मॉल लोड्स, ठीक है। तो जो मैक्सिमम पुल देखने को मिलता है वो कहां देखने को मिलता है, सपोर्ट पे देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है भाई, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, उसमें पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, हमेशा स्टेबल होती है, ठीक है जी। द यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मीटर की पावर 4, ठीक है। टू पार्टिकल्स है 64 और 65, ठीक है। तो मेरे पास दो एंगल है यार, एक है मेरे पास 64 और एक है मेरे पास 45 डिग्री। इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 मीटर पर सेकंड, आपको बताना है इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द फर्स्ट इज 10 मीटर पर सेकंड, पूछ रहे तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अदर फॉर इक्वल हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो आपको बताना है कि अगर रेंज दोनों का बराबर है तो क्या निकालेंगे, ठीक है। तो आप एक बार क्वेश्चन करो ये रेंज का, ठीक है। मतलब यार रेंज जो है बराबर है इसकी और रेंज जो है बराबर है इसकी। फर्स्ट वाले की रेंज क्या है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन, वाह u स्क्वायर साइन, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दिख रहा है भाई, दिख रहा है भाई, दिख रहा है मेरे को। u2 स्क्वायर साइन टाइम्स ऑफ 2 थीटा बाई जी, ठीक है। अब देखो इसने थीटा 1 कितना दिया हुआ है, थीटा 1 दिया हुआ है 64, कंसीडर करो क्या है 60, ठीक है। थीटा 2 कितना दिया हुआ है 45, बहुत बढ़िया, तो मार्क करो 45। u1 की वैल्यू कितनी है, u1 की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो u1 की वैल्यू कितनी आएगी 100, साइन टाइम्स ऑफ 60, साइन 230 कितना हुआ, साइन टाइम्स ऑफ 120, ठीक है। जी ने जी को काट दिया, बहुत बढ़िया। ये क्या आ गया u2 स्क्वायर साइन टाइम्स ऑफ 2, साइन 90 कितना होता है 1, ठीक है। साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, वाह वाह 1/2, 64 है, लेकिन 64 की वैल्यू मेरे को नहीं पता ना, तो 60 लोगे तो अप्रोक्स आंसर आएगा, ठीक है। तो पेपर मत ऐसे मत कर लगाना कि 64 की पहले मैथ करो कि 64 कैसे करेंगे, 60 प्लस में 4, फिर फॉर्मूला लगाओ साइन ए प्लस साइन बी, ऐसे नहीं करना यार, अप्रोक्स आंसर निकालना, देखो 9.3 आएगा, ठीक है भाई। साइन 120 पॉजिटिव होता है हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है। तो 100 इंटू में √3/2, ठीक है, इसका u2 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया 50√3, ठीक है, इज इक्वल टू में u2 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करो यार, आपकी वैल्यू आ जाएगी u2 इज इक्वल टू में 9.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन था यार, इस क्वेश्चन में बस ये दोनों को बराबर करना था, आपका आंसर आया था बहुत ही आसानी से, ठीक है जी, बढ़िया। भाई साइन 120 की वैल्यू मुझे तो लगती है वो √3/2 ही होनी चाहिए, है ना, 1/2 नहीं होगी ना, 1/2 सही आ रहा है, सही आ रहा है ना, सही कर रहा हूं। शायद कोई 1/2 कर रहा था कमेंट सेक्शन में भाई, हाँ बढ़िया 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 सर बढ़िया। अरे बड़ा आसान है ये तो, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अबे भाई यार यही नहीं हो रहा भाई, टूट गए भाई हम तो, ओ भाई भाई 50 इंटू में, देखो बताता हूँ यार कैसे हो गए, बहुत ही आसान इसे करना, ठीक है। देखो 50 इंटू में 1.71, ठीक है, 1.71 को मान लो 2, ठीक है, तो क्या आ गया 100, 100 का रूट क्या होता है 10, 10 के पास कौन सा आंसर है 9.3। क्या कर रहे हो आप, मतलब कोई ऐसा करता ना कि इस 1.71 को मल्टीप्लाई करता फिर रूट निकालता, मेरे को दुख होता बहुत, ठीक है भाई। 1.71 है, इसको 2 मान लो, पहले आंसर तो निकालो किसके आसपास आ रहा है, ठीक है भाई। तो ऐसे लग मत जाना कहीं, होता है भाई, मैंने बताया तुम लग करते ही, मुझे पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। एक तुम तो फिर भी ठीक हो, एक बच्चे को तो मेरे को बताना पड़ा कि √100 की वैल्यू 10 होती है, और फिर नवीन सर कहते हैं चिल्ला चिल्ला के डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, कैसे कह सकता है कोई आदमी, लाइव सुन रहे हैं। द रेशियो ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगल अबाउट द सेंट्रल एक्सिस टू इट्स बेस, ठीक है। यार ये मेरे पास क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंटर पे और बेस पे, ठीक है।
यहाँ होता है मेरे पास BHQ/12 और यहाँ होता है BHQ बाई कितना होता है 36 3। भाई खत्म हो भाई खत्म। ठीक है, ये रेशो पूछ रहा है। ठीक है, रेशो ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगल अबाउट इट सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, ये पूछ रहा है BH3/12 अपॉन में BH3/3 3/12 कितना आया 1/4। ठीक है भाई, बढ़िया है, अच्छा है यार आप लोगों का। When a stone is willed in a vertical direction, the tension is strong, is maximum। ठीक है, तो यार ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एक मैंने ऐसे टेंशन को फेंका ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला होता है mg प्लस में mv²/r, यहाँ मैक्सिमम होता है और यहाँ मिनिमम होता है, दैट इज mg माइनस में mv²/r। ठीक है, सो व्हेन द स्टोन इज एट द लोएस्ट पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम टेंशन लगेगा। ठीक है दोस्तों, बढ़िया। ये पूछा गया था एंगुलर स्पीड ऑफ अ कार टेकिंग अ सर्कुलर 10 ऑफ रेडियस। अब देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने कराया भी था आपको। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला ऊपर mv²/r माइनस mg माइनस में mv²। तो आप इसका आंसर कहोगे यार 100 रेडियन या 0.1 कैसे होगा भाई? एक फॉर्मूला होता है मेरे पास। ठीक है, दैट इज हाँ बढ़िया शाबाश। मेरे पास है S में R टाइम्स ऑफ ओमेगा, सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरे पास, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कितना होगा 36 को किससे कन्वर्ट कर दिया 5/18 कितना आ गया यार 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, S की वैल्यू कितनी आ गई 10, रेडियस कितना है 100, कितना आ गया ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी 10/100 कितना आ गया 0. रेडियन पर सेकंड। ठीक है, मेरे को लगा था यार आप लोगों ने कर लिया होगा ये सब। A force acting on at a point on a surface of a rigid body may be considered as। ठीक है भाई, बढ़िया है। तो ठीक है, A satellite moves, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है मेरे पास। ठीक है, सेंट्रल सीकिंग फोर्स जो बॉडी को सेंटर में रखता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे पास क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखवाया था क्लास में। बहुत बढ़िया, mv²/में बढ़िया है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो यार, ये इसमें थोड़े क्वेश्चन है। ठीक है, अब फ्री बॉडी डायग्राम या डायग्राम। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होता है, तो सारी भी सराउंडिंग फोर्सेस से आइसोलेट हो। ठीक है, तो सारी आइसोलेटेड फोर्सेस से सराउंड होता है, उसे कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, मतलब इस पे सिर्फ वही वाली फोर्स लगेगी जो बॉडी पे लग रही है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था, ये मेरे पास फोर्स है 1 2 3 4। जब मैं इसका वीडियो लूंगा तो क्या लूंगा, सिर्फ 4 फोर्स होगी इस बॉडी पे, 1 2 3 4, कोई भी और अननोन फोर्सेस नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये सारी की सारी फोर्सेस से आइसोलेट हो जो बाहर से लग रही है। ठीक है, सो FBD इज अ डायग्राम व्हिच इज आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल दी फोर्सेस। ठीक है, बढ़िया यार। ठीक है, ये क्वेश्चन है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ कैंटिलीवर बीम। तो यार एक आपको मैंने एक नोट भेजा था, उसमें होगा ये। ठीक है, कैंटिलीवर बीम का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। देखो यार मेरे पास कैंटिलीवर बीम क्या होती है, ये होती है। ठीक है, एक को मैंने फिक्स कर दिया और इसको इसमें फोर्स लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ फोर्स। तो फोर्स लगाने से क्या हुआ, इस एंड पे क्या है फिक्स है, इस एंड पे फिक्स होने की वजह से क्या हुआ थोड़ा बहुत टिल्ट होगा ऐसे। ठीक है, अब ये जो डिफ्लेक्शन हुआ ये कितनी मैक्सिमम होगी इसकी वैल्यू बतानी है। बेंडिंग मोमेंट का नहीं है, कैंटिलीवर बीम है, इसमें फोर्स लगा रहा हूँ तो कितना डिफ्लेक्ट होगा वो बताना है। यार ये टॉपिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आता है। ठीक है, बीम्स एंड स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, पढ़ना नहीं है भाई, देख लो कभी कभार कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं बिल्कुल बाहर से। ठीक है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सर्कुलर शाफ्ट। ठीक है, तो देखो यार ये मेरे पास सर्कुलर शाफ्ट है, किस कैसी है, ये हॉलो है। हॉलो का मतलब क्या, एक बड़ा डायमीटर होगा और एक छोटा डायमीटर होगा। ठीक है, एक बड़ा डॉन एक छोटा डॉन। इसका मूवमेंट और क्या होता है, आई ऑफ एक्स की वैल्यू होती है π/64, d की पावर में 4 माइनस में d की पावर में 4। ठीक है, तो वैसे करेंगे यार, इसका पोलर मोमेंट क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बढ़िया। ये क्वेश्चन बहुत आसान है यार, क्वेश्चन नंबर 4
कर लोगे आप सारे? ठीक है, कर लोगे? सी का है, 8 का है भाई, 6 है। अच्छा 6 बोला आपने, बढ़िया है यार। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये मेरे पास 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये बॉडी है मेरे पास 5 kg की, ठीक है, दैट इज 5 टाइम्स ऑफ जी। इसको मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया तो क्या आया, ये मेरे पास है थीटा, ये मेरे पास क्या आ गया 5g टाइम्स ऑफ cos 30, ये मेरे पास क्या आ गया 5g टाइम्स ऑफ sin टाइम्स ऑफ 30 डिग्री। ये क्या लग गया, नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे क्या लगता है, फ्रिक्शन। अब उसने बोला कि बॉडी फ्रिक्शनलेस प्लेन पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। तो मुझे पता है यार नेट फोर्स क्या लग रहा है बॉडी पे, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 5 टाइम्स ऑफ g ओवर में sin टाइम्स ऑफ 30, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो गई 50 ओवर में sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, क्या आया 25 न्यूटन, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, नेट फोर्स अपॉन में टोटल मास, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया 25/5, ठीक है, क्या आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है, दैट इज v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 टाइम्स ऑफ as। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, v मेरे को निकालना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है यार 3.6 मीटर्स, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है। A system of 3 forces acting on the body that keeps the body in equilibrium, that must be coplanar, ठीक है। So coplanar concurrent forces acting on the body, 3 coplanar concurrent forces acting on the body that makes the body in equilibrium, that is the statement of Lami's theorem, ठीक है। ये स्टेटमेंट था दोस्तों, ये स्टेटमेंट था Lami's theorem का, ठीक है। इसको दो तरीके से निकालते हैं, a अपॉन में sin अल्फा, b अपॉन में sin बीटा और c अपॉन में sin गामा, ऐसे कर दो, या फिर fx और fy को डिसॉल्व कर दो। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक मेरे पास पैसेंजर है, वो 2 घंटे ले रहा है फॉर अ जर्नी फॉर 30 किलोमीटर पर आवर, इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर ओवर द यूजुअल स्पीड, व्हाट इज द यूजुअल स्पीड, ठीक है। एप्टीट्यूड का सवाल है, कर लेना भाई, ठीक है। ये पूछा गया है रिलेशन, ठीक है, बढ़िया, याद कर लिया ना, 3 रिलेशन है यार, E इज इक्वल टू में 3k इंटू में 1 माइनस में 2q, 2k इंटू में 1 प्लस म्यू, और एक और रिलेशन है 9 kg अपॉन में 3k प्लस में g, 9 kg अपॉन में, उसके वाला देखना पड़ेगा, ठीक है यार। फॉर कंप्लीटली इलास्टिक बॉडी E की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ गई यार 2 और 2, 9 kg अपॉन में 3k प्लस में g, 3k प्लस, क्या ये वाला, इसमें टर्म लिखी हुई है यार, कंसिस्टेंट मोशन द मोशन स्टार्टेड विद, ठीक है। आपको बताना है कि जब मोशन शुरू हुआ है तो बताना है, ठीक है। तो कह रहा है कि यार जब मेरा मोशन शुरू हुआ तब की बात बताओ, ठीक है। तो पूछा गया है, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट क्या दिया है यार, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट x ऑफ t इज इक्वल टू में 2t क्यूब प्लस में t स्क्वायर प्लस में 2t, ठीक है। तो यार ये मेरे पास इक्वेशन है, दैट इज 2t क्यूब प्लस में t की स्क्वायर प्लस में 2t, ठीक है। बढ़िया यार। वेलोसिटी इज इक्वल टू में क्या आया 3 दूनी 6 t स्क्वायर प्लस में 2t प्लस में 2, इसमें t की वैल्यू पुट कर दो यार 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सेम एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन को पुट कर दो, t इज इक्वल टू में 0, क्या आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है दोस्त। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, कैसे कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, उसमें बताना पड़ेगा ना,
हाँ उसके अलग से फीस ले रहा हूँ यार मैं। एक मेरे पास स्फीयर है P impinges directly, ठीक है। देखो भाई एक मेरे पास स्फीयर है P, ये कर रहा है impinges directly to another identical sphere Q at rest, ठीक है। तो मेरे पास दो बॉल है यार, एक है मेरे पास Q और एक है मेरे पास Q, ठीक है। ये किस पे है दोस्तों, ये है रेस्ट पे, ठीक है। ये भागती हुई आ रही है और इसे टकरा रही है, ठीक है। If the coefficient of re-insertion is 0.5, coefficient of insertion मतलब relative velocity after the impact, relative velocity before the impact होता है। The ratio of VQ by VP मतलब आपका relative velocity क्या होगा, VQ, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई VQ अपॉन में VP, ठीक है। इसका क्या रिलेशन होता है यार, जो बॉडी रेस्ट पे है उसमें क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 प्लस में E, और जो बॉडी मूव कर रही है वो क्या होता है 1 माइनस में E, ठीक है। यार डिराइव है, डिराइव भी करवा दूंगा मैं, ठीक है, आपको बता दूंगा डिराइव करा 1.5 ओवर में 0.5, ठीक है। क्या, अरे ये E है, E एक्सपोनेंशियल, E की पावर में 1 2 3, अभी E की पावर क्या है 1, E की पावर 1 दे रखा है 0.5, ठीक है। ठीक है भाई, इसका अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो यार मैं भेज दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया यार मेरे पास, एक मेटल पाइप है जिसकी डायमीटर कितनी है 1 मीटर, ठीक है। तो मेरे पास एक मेटल है जिसकी डायमीटर कितनी है 1 मीटर, बहुत बढ़िया। कंटेन्स अ फ्लूइड, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है यार, ठीक है। हैविंग अ प्रेशर ऑफ 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, प्रेशर दिया हुआ है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बहुत बढ़िया। कह रहा है इफ दी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, मतलब आपको स्ट्रेस दिया हुआ है इन दी मेटल इज 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू दी है आपको, दैट इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। पूछ रहा है देन द थिकनेस ऑफ द मेटल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द पाइप, तो कितनी थिकनेस होगी, ठीक है। तो दो तरह के से निकालते हैं यार इसको, एक होता है मेरे पास सिग्मा इज इक्वल टू में, ठीक है, PD अपॉन में 2T, ठीक है। ये मेरे पास एक रिलेशन होता है यार, सिग्मा होता है मेरे पास स्ट्रेस, P होता है मेरे पास प्रेशर, D होता है मेरे पास डायमीटर, T होता है उस पाइप का थिकनेस, ठीक है जी, बढ़िया। तो P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू है 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर, सिग्मा की वैल्यू है 20 एम पर स्क्वायर। यहाँ पे D डायमीटर में इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू क्या है दोस्तों, सिग्मा की वैल्यू है 20, P की वैल्यू क्या है दोस्तों, P की वैल्यू है मेरे पास 1, डायमीटर कितना है यार, 1 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, ये मैंने कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई 2 अपॉन में, नहीं भाई 1 मिलीमीटर में कितने मीटर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर 10, तो 100 गुने 10 कितना हो गया 1000, ठीक है। ठीक है भाई जैद, अभी रिकॉर्डिंग बंद होने दो, चिंता मत करो, ठीक है। बस मैं रिकॉर्डिंग की वजह से चुप हूँ, वरना तो भाई उसको पुट करना है यार, टी, हाँ टी आपकी थिकनेस, आपका आंसर आ जाएगा 25 mm, ठीक है। इस स्ट्रेस को नाम करते हैं यार, इस स्ट्रेस का नाम होता है हुप स्ट्रेस, ठीक है। कोई भी जो स्ट्रेस होता है ना, ये मेरे पास पाइप है, ठीक है, तो जो स्ट्रेस सरकमफ्रेंस पे होती है उसे हम कहते हैं हुप स्ट्रेस, ठीक है। तो दो तरीके से स्ट्रेस लगता है यार, ठीक है। एक मेरे पास स्ट्रेस लगता है, ठीक है, ये मान लो मेरे पास पाइप है, तो मान लो यार ये फ्लूइड ऐसे आ रहा है, तो जो बिल्कुल इस पे सरकमफ्रेंस पे स्ट्रेस डालता है उसे कहते हैं सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस, इसे कहते हैं सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस या फिर हुप स्ट्रेस। इसका ये फॉर्मूला होता है PD अपॉन में 2T, ठीक है। एक ये डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर के बिल्कुल परपेंडिकुलर भी एक स्ट्रेस होता है जिसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है PD अपॉन में 4T, तो वो भी पूछ सकता है पेपर में, लेकिन जो सरकमफ्रेंस पे लगता है उसे हुप स्ट्रेस कहते हैं, वो पूछा जा रहा है इसमें, इसका फॉर्मूला क्या होता है PD अपॉन में 2T, ठीक है। हाँ जी, अगले पेपर में क्वेश्चन भी आया था कि हुप स्ट्रेस किस पे लगता है, तो हुप स्ट्रेस एक्ट ऑन द सरकमफ्रेंस, अगर आपकी जो पाइप की मोटाई बढ़ती जाएगी तो आपका जो हुप स्ट्रेस वो भी बढ़ता जाएगा। भाई इसका है भाई, ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नॉट, तो इसका आंसर क्या होगा, बढ़िया। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर इज द पॉइंट एट व्हिच द बेंडिंग मोमेंट इज 0। इसमें छोटा सा क्वेश्चन और था यार ये मान लो मेरे पास बेंडिंग मोमेंट का कर्व है, ठीक है, ये क्या है मेरे पास पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव, ठीक है।
इस पॉइंट पे मेरे पास जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्या है, 0। या तो ये कह लो कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0, या फिर एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपकी बेंडिंग मोमेंट का जो साइन है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो बेंडिंग मोमेंट का जो साइन है वो क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो एक बार, ठीक है, एक क्वेश्चन देखा था मैंने जिसमें ये सब नहीं था। ठीक है, उसमें कहा था कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज अ पॉइंट एट विच द बेंडिंग मोमेंट का जो साइन है वो क्या हो, चेंज हो। ठीक है, तो 0 नहीं दिया हुआ था, उसमें कहा था कि बेंडिंग मोमेंट का जहां साइन चेंज हो है, ये मेरे पास पॉजिटिव है, ये मेरे पास नेगेटिव है, साइन का चेंज हो रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को मैं कहता हूं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ठीक है जितिन, कैसे क्या पढ़ा रहे हो, ये सब जल्दी जल्दी कराओ, चलो जल्दी करो। ठीक है, टोरोजनल रिजिडिटी, एक मेरे पास रॉड है, एक मेरे पास मेटल की स्टील है, स्टील की रॉड है। ठीक है, उस स्टील को एक रेडियन के ट्विस्ट लाने के लिए कितना रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास एक रेडियन का ट्विस्ट है, एक रेडियन के ट्विस्ट लाने के लिए कितना उसको रोटेट करना पड़ेगा, उसे कहते हैं टोरोजनल रिजिडिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज ए प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। So the product of polar moment of inertia modulus of rigidity is defined as torsional rigidity, जो कहता है कि मेरे पास एक स्टील रॉड, मेरे पास एक रॉड में एक रेडियन का ट्विस्ट लाने के लिए कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, that characteristic, that force is defined as torsional rigidity। ठीक है, torsional rigidity is defined as the torque required to create a twist of 1 radian and it is defined as the product of modulus of rigidity and polar moment of inertia, 1 radian। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ कॉलम फिक्स्ड एट बोथ एंड। ठीक है, तो मेरे अगर कॉलम दोनों एंड से फिक्स्ड हो तो उसका इक्विवेलेंट लेंथ कितना होता है यार, 0.5 टाइम्स ऑफ एल। ठीक है, अगर ये दोनों जगह फिक्स्ड है तो होगा 0.5 एल। अगर ये एक एंड पे फिक्स है, एक एंड पे फिक्स हिंज है, तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। तो उसकी टेबल आप लोगों को दी गई है। ठीक है, कृपया करके आप उसको देखना। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है यार कि अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास एक कॉलम है जो फिक्स्ड है दोनों के दोनों एंड से, तो इसका इक्विवेलेंट लेंथ होगा कितना होगा, 0.5 टाइम्स ऑफ एल। ठीक है यार, ऑनलाइन के दोस्तों कुछ दिक्कत है यार, एक बार थम्स अप कर दो यार। बढ़िया यार, ये क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि आप बताओ एवरेज स्पीड। ठीक है, तो किसने इस क्वेश्चन को किया है, एवरेज स्पीड निकलता है यार टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया और टोटल कितना समय लगा, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, आपका आंसर। तो कैसे करेंगे यार, करो यार, बहुत बढ़िया सवाल है, एक लाइन में हो जाएगा ये वैसे। तो पहले ये भी करोगे यार, इस मिनट को, ये देखो ये किलोमीटर में है, ये मिनट में है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं करने की जरूरत नहीं है, कन्वर्ट होगा, शाबाश भाई, वो तो कह रहा तुम्हारा दोस्त होगा क्या, मजाक कर रहे हैं, करो भाई, इसका अंदर कैसे भाई, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। अब कह रहा है 12 मिनट में 30 किलोमीटर पर आवर है, तो भाई मुझे पता करना पड़ेगा ना 12 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया है, फिर 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया है, फिर फाइनली 50 किलोमीटर कितने डिस्टेंस में किया था, और फिर सारे समय को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो भाई। बताना यार, कुछ बता देगा इसका आंसर, देखते ही क्या होगा। कुछ बोलेगा सर दिख तो रहा है 39 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा, है ना कुछ। भाई 4:19 होगा भाई, तो सैलरी ज्यादा पढ़ा दिया आज। भाई फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप, बाकी मैं तो देखूंगा ही, बाकी पेपर में आप देख लेना बस।
इसको जोड़ना है, क्या होगा? ये होगा 6 39 आ जाएगा 8 4 12 12 और 1560 सर 1560 39 इज आंसर। देखो भाई, एक तरीका है ऐसे करने का, ठीक है, लेकिन ये गलत तरीका है, ये ऐसे मत करना, ये बस बता रहा हूँ कि ऐसे ठीक हो जाता है आंसर, ठीक है। देखो यार, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, मतलब बड़ा तरीका क्या है और छोटा तरीका क्या है। पहले जैसे आप लोगों ने ऐसे कर दिया, तो जिसने ऐसे किया बहुत बढ़िया यार, शाबाश, ठीक है। तो क्या निकाला है, इसका निकालना पड़ेगा आपको डिस्टेंस। तो कैसे करना पड़ेगा, 30 किलोमीटर पर आवर और 12 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो 12 मिनट है, तो 12/60, ठीक है, एक डिस्टेंस आया, ठीक है। फिर 40 है, तो 40 को मल्टीप्लाई करो किससे, 20/60, बहुत बढ़िया। फिर क्या है, 50 गुने में कितना मिनट है, 8, 8/60, लेकिन और फिर टोटल टाइम को डिवाइड कर दो, 12/60, 20/60, 8/60। तो चेक करोगे यार, ऊपर से 60 और नीचे 60 क्या हो रहा है, कैंसिल, ठीक है। तो क्यों इतनी मेहनत कर रही, ठीक है। क्या करो, टोटल डिस्टेंस क्या निकालेंगे, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मिनट में है, ये किलोमीटर पर आवर में, ये मिनट में, ये किलोमीटर पर आवर में, ये मिनट में, और डिवाइड किससे हो रहा है, मिनट मिनट मिनट, ठीक है। इसका मिनट और इसका मिनट कट जाएगा आपस में, क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहां से क्या मिला, 39 किलोमीटर पर आवर। बुझा रहा है कैसे करा, नहीं समझ में आया भाई आप लोगों को, एक बार दोबारा बता रहा हूं। देखो, नॉर्मल कन्वेंशन तरीका ये है, ठीक है, तुम्हें आ गया ना, ठीक है। इसका निकालो डिस्टेंस, इसका निकालो डिस्टेंस और इसका निकालो डिस्टेंस, डिस्टेंस लिख दो अपॉन में टोटल टाइम, टोटल टाइम निकाला अपने आवर में, 12/60, 20/60, 8/60। ऊपर भी 60 का टर्म है, नीचे भी 60 का टर्म है, उसे काट दो, ठीक है। तो सिंपली आप 30 को 12 से, 40 को 20 से, 50 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो और सारे टाइम को जो मिनट में उसे ऐड कर दो। तो ऊपर भी मिनट में है, नीचे भी मिनट में है, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या आ गया, 39 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई, ठीक है जितिन, गॉट इट। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा उससे, निकालना। The magnitude of a shear stress is induced in a solid shaft due to applicable, ठीक है। तो कहां पे होता है, सेंटर पे 0 होता है, पेरिफेरी पे मैक्सिमम होता है, ठीक है जी, बढ़िया। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी सेम, ये होता है ml²/3, बढ़िया। इलास्टिसिटी स्टील, बढ़िया, 2G/3, बढ़िया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, बहुत बढ़िया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, विच ऑफ फॉलोइंग इज रॉन्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, अ लिफ्ट गोइंग डाउन कैन नॉट हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, कह रहा है अ लिफ्ट गोइंग डाउन कैन नॉट हैव अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताना, ये मेरे पास लिफ्ट है, ठीक है, इसका मैंने रस्सी काट दिया, तो किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, जी से। जी की वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, वेरिएबल, कांस्टेंट है। तो कह रहा है कैन नॉट हैव अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तुम लोगों को समझ में आया, मतलब ये तो गलती है, होगा ही नहीं वेरिएबल, ठीक है, ठीक है। कह रहा है कि मेरे पास एक हॉलो शाफ्ट है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ऑफ दैट सॉलिड शाफ्ट, ठीक है। यार ये देख लेना, ये इसमें क्या है ना कि आपका जो हॉलो शाफ्ट होगा उसको मोड़ना, ब्रेक करना आसान होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड शाफ्ट, ठीक है। तो हॉलो शाफ्ट टॉर्क एक्स्ट्रा रेजिस्ट करता है एज कम्पेयर टू सॉलिड शाफ्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे पास, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन से कहा गया कि मेरे पास 2 रेंज है, ठीक है। एक मेरे पास रेंज है 30 और एक है रेंज मेरे पास 60। ये मेरे पास 30 और ये मेरे पास क्या है 60, तो एक मेरे पास 30 है और एक मेरे पास 60 है, ठीक है।
एक है मेरे पास थीटा और एक है मेरे पास 90 माइनस में थीटा, तो रेंज की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, R1 इज इक्वल टू में R2। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ठीक है भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस क्लास। आप लोग सारे अच्छे से पढ़ रहे हैं, थोड़ा और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से पेपर में। नहीं वो नहीं कराऊंगा मैं, वो होमवर्क है आपके लिए। कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं सुना। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच। रिकॉर्डिंग बंद करवा दो। थैंक यू। कुछ पूछ रहे हैं यार आप लोगों को? नहीं सर।